हेलो एवरीवन, वेलकम बैक SRG स्टडी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य सेविका का सेट नंबर सेकंड का जो 100 प्रश्न है उसके बारे में। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 में 100 प्रश्नों को कवर किया था और सेकंड सेट में हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। टोटल हम लोग 1500 प्रश्न करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, और पूरी तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। पहला ऑप्शन है कानून, दूसरा है राज्य, तीसरा है कारावास और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की, तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण संस्थागत संगठनों या औपचारिक प्राधिकरणों का द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो दोस्तों राज्य, कानून, कारावास, अदालत इत्यादि द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसमें राज्य होता है, कानून होता है, कारावास होता है और अदालत इत्यादि द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसको किया जाता है। इसलिए डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, पूछ रहा है समाज में जो परिवर्तन लाया जाता है तो कौन सा इसमें घटक है जो कि शामिल नहीं है। पहला पॉइंट है जैविक घटक, दूसरा है ऐतिहासिक घटक, तीसरा पॉइंट है तकनीकी घटक और चौथा है भौगोलिक घटक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक घटक जो होता है दोस्तों, वो हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए घटकों में शामिल नहीं होता है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं जैविक घटक, भौगोलिक घटक, सामाजिक व सांस्कृतिक घटक एवं तकनीकी घटक, तो ये कहीं ना कहीं आपके समाज में परिवर्तन लाने के 4 कारक माने जाते हैं। 4 भागों में इसको बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है खोज, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है संकुचन और चौथा ऑप्शन है आंतरिक विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, संकुचन। अगर बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में खोज, आविष्कार, प्रसार और आंतरिक विभेद को शामिल किया जाता है। ठीक है। जो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है दोस्तों, उसमें खोज, आविष्कार और आंतरिक विभेदीकरण को शामिल किया जाता है, जबकि हमारा संकुचन होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। पहला पॉइंट है घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है। पॉइंट नंबर 2 है घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है। या पॉइंट नंबर 3 है घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती। या पॉइंट नंबर 4 है तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी एक घरेलू हिंसा है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। तो चौथे का अगर देखते हैं तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह घरेलू हिंसा में, ये भी आपका घरेलू हिंसा होती है, जो कि ये आपका यहाँ पे गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई। अंतरपीढ़ी संघर्ष से पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन है GS धुर्वे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन है TK अमन व चौथा ऑप्शन है JP सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, GS धुर्वे। GS धुर्वे के अनुसार अगर बात करते हैं तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 6 है,
सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है लॉरेंज वक्र द्वारा, दूसरा है गिनी गुणांक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो सापेक्ष गरीबी का मापन होता है वो दोनों के माध्यम से किया जाता है, लॉरेंज वक्र द्वारा और गिनी गुणांक द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? पहला ऑप्शन है 2045, दूसरा ऑप्शन है 2070, तीसरा ऑप्शन है 2050 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 2047। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत की, तो वर्तमान में भारत ने अपनी जो जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य रखा है 2070। पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे पहले भारत का जो लक्ष्य था 2045 था, किंतु अब इसे बढ़ाकर 2070, इससे पहले क्या जो था 2045 माना गया था, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से स्थिरीकरण नहीं हो पाया, इसकी वजह से इसकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिला था? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे 1951 से 61 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है 1911 से 1921 के बीच में, तीसरा ऑप्शन है 1961 से 1971 के बीच में और 1971 से 1981 के बीच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1911 से लेकर के 1921 के बीच में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। वो कितना थी लगभग, आपको अगर बात करते हैं तो माइनस का 0.31%, कितनी थी, माइनस का 0.31% देखने को मिली थी। इसमें कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ था? 30 दशक में अगर देखते हैं तो अकाल और महामारी का काल ये था, ठीक है, जिसमें मृत्यु दर अधिक हुई थी। और साथ साथ आप ये भी देखें तो इसी समय आपका 1914 में से लेकर के 1818 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत रोल था, जिसकी वजह से जनसंख्या आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। प्रश्न नंबर 9 है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका विकास किसका संबंध नहीं है? पूछ रहा है लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका किसका संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है सिलाई बुनाई करना, दूसरा है खाना पकाना एवं परोसना, तीसरा है घर की सफाई करना, या चौथा है अध्यापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। जो हमारा लिंगानुपात विषमता की बात करते हैं तो इसमें निर्धारित महिलाओं की भूमिका में सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना एवं परोसना तथा घर की सफाई शामिल होता है, जबकि अध्ययन और अध्यापन का संबंध लिंग अनुपात से होता है। किससे? लिंग समानता से होता है, ठीक है, लिंग समानता से होता है उसका जो अध्ययन अध्यापन का कार्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 10वां है, षोडश यानी कि 16 संस्कार में विवाह किस स्थान पे आता है? पहला ऑप्शन है 10वें स्थान पे, दूसरा है 12वें स्थान पे, तीसरा है 14वें स्थान पे, या चौथा है 15वें स्थान पे। षोडश या 16 जो संस्कार होता है दोस्तों, वो हिंदू विवाह के अंतर्गत हिंदू का जो संस्कार माना जाता है। इसमें 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में पवित्र 16 संस्कार माने गए हैं। इनका वर्णन जो कि निम्नलिखित होता है। अगर शुरुआत करते हैं तो गर्भाधान होता है शुरुआत से। इस प्रकार से कुछ 3-4 आपके होते हैं। 15वें स्थान पर जो होता का विवाह आता है, 15वें स्थान पे विवाह को रखा गया है, ठीक है। और 16वें स्थान पे जो लास्ट वाला आपका है उसे अंत्येष्टि अंतिम संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। 16वां जो है यानी टोटल यहाँ पे 16 संस्कार माने गए, षोडश संस्कार है, जिसमें से 15वें स्थान पे विवाह को रखा गया है। और लास्ट में आपको यहाँ पे अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार को रखा गया। पहले स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले स्थान पे आता है गर्भाधान, ठीक है। गर्भाधान पहले स्थान पे रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। लास्ट पे अंत्येष्टि आएगी, 15वें स्थान पे विवाह को रखा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदू विवाह की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है संविदात्मक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। स्त्रियों व विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। अब स्त्रियां पुरुषों की दास नहीं रहीं। विवाह जन्मजात का बंधन नहीं रहा है।
अब हिंदू विवाह की प्रकृति सामाजिक हो गई है। ध्यान में रखेंगे, जो हिंदू विवाह की प्रकृति है वो कैसी हो गई है? सामाजिक हो गई है। प्रश्न नंबर 12 है, किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह? ध्यान में रखेंगे, पॉइंट दे रखा है कि किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी जो आधार होता है वो परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह। पहला पॉइंट है L.H. मॉर्गन, दूसरा है A.L. क्रोबर, तीसरा है E. वेस्टरमार्क और चौथा है इवांस प्रिचार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, E. वेस्टरमार्क। ठीक है, इनका पूरा नाम है एडवर्ड एलेक्जेंडर वेस्टरमार्क, एक जो कि फिनिश समाजशास्त्री या मानव शास्त्री और दार्शनिक थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास 1891 में एक विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इस विचार का खंडन किया है कि हमारे आद्य पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप से कामाचारी थे। इस संबंध में उनकी यह युक्ति उल्लेखनीय है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा रूप रहा है और रहेगा। उनके अनुसार विवाह का बुनियादी आधार परिवार ना कि परिवार का आधार। ठीक है, उन्होंने बोला था जो विवाह का बुनियादी आधार होता है वो क्या है? परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह। तो ध्यान में रखेंगे E. वेस्टरमार्क। पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एलेक्जेंडर वेस्टरमार्क। प्रश्न नंबर 13 है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, संतति और रति यानी कि जिसको आनंद कहते हैं, हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है A.S. अल्टेकर, दूसरा है P.H. प्रभु, तीसरा ऑप्शन है K.M. कपाड़िया और चौथा ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, K.M. कपाड़िया। K.M. कपाड़िया ने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? पहला ऑप्शन है मॉर्गन, दूसरा है B. मेलिनोस्की, तीसरा ऑप्शन है वेस्टरमार्क और चौथा ऑप्शन है मनु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. मेलिनोस्की का मानना है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है, अर्थात एक विवाह ही परिवार का एकमात्र सच्चा रूप अतीत में रहा है और भविष्य में रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका है, B. मेलिनोस्की। प्रश्न नंबर, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला ऑप्शन है घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं होती हैं, दूसरा ऑप्शन है बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं, तीसरा ऑप्शन है घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, या चौथा ऑप्शन है घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल होता है। और ये जो अधिनियम बना था 2005 का अधिनियम है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2005 का अधिनियम था जिसमें घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार क्या होता है, इसमें शामिल होता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? पूछा गया कि जो भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत पत्नी जो होती है पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? पहला ऑप्शन है धारा 496, दूसरा है धारा 497, तीसरा है धारा 498 या ऑप्शन नंबर डी है धारा 499। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, धारा 497। ठीक है, धारा 497 के अंतर्गत पत्नी अपने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। प्रश्न नंबर 17 है, शिशु मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? पहला ऑप्शन है जन्म के समय
कम वजन, दूसरा अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, तीसरा है गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, चौथा ऑप्शन है गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। तो इसमें से आपको कोड बताना है कि कौन सा कोड सही है। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं तो इसमें 1, 3, 4 है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 1, 2 और 4 है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो 2, 3 और 4 है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, एक है जैसे कि जन्म के समय का कम वजन, दूसरा है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव और तीसरा है गर्भवती माता के पोषण परक स्थिति। ये सब आपके शिशु मृत्यु के संबंधित निम्नलिखित में से एक कारक बिल्कुल सही बैठते हैं। प्रश्न नंबर 18 है जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जन्म दर में वृद्धि, दूसरा है अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, तीसरा है जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। जब किसी देश की मृत्यु दर में कमी होती है तो बाल मृत्यु दर की कमी होती है। दोस्तों ये बात ध्यान में रखेंगे, जब किसी भी देश की जो मृत्यु होती है, मृत्यु दर में कमी अगर होती है तो उसको हम बाल मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, यानी कि बाल मृत्यु दर में कमी कहलाती है। लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है तो इन सब के संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। इस स्थिति में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है और 1951 से लेकर के 1981 दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे 1951 से 1981 का जो दशक रहा है, इसको भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, दूसरा महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना और चौथा है ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। अगर बात करते हैं इसमें तो इंदिरा महिला योजना से इसे 20 अगस्त 1995 को ध्यान में रखेंगे, 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। यह योजना महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वित परियोजना है। पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा महिला योजना के नाम से था, लेकिन इसको 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में इसको प्रारंभ किया गया। इस योजना का नाम बदल करके स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। प्रश्न नंबर 20 है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई। पहला ऑप्शन है 1996 में, दूसरा है 2001 में, तीसरा है 2008 में और चौथा है 2013 में। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2001। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान रहा है। दलित नारीवाद की बात किया गया है तो पहला ऑप्शन है सिमोन द बोडार, तीसरा है क्रिस्टीन डेल्फी, चौथा है शर्मिला रेगे और चौथा है नीरा देसाई। ध्यान रखेंगे नीरा देसाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शर्मिला रेगे। दलित नारीवाद के क्षेत्र में शर्मिला रेगे का योगदान है। 1990 के दशक में स्वायत्त दलित महिला संगठनों के दावे ने नारीवाद आंदोलन के ब्राह्मणवाद और दलित राजनीति की पितृसत्तात्मक प्रभाव को रेखांकित करने के अलावा कई महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और राजनीतिक चुनौतियों को जन्म दिया। इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है। पहला ऑप्शन है उग्रवादी गतिविधि, दूसरा है हत्या, तीसरा है वेश्यावृत्ति और चौथा है बलात्कार। पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है, उत्पीड़न विहीन। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेश्यावृत्ति। इसमें क्या है कि अर्थ लाभ के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाती है। यह उत्पीड़न विहीन अपराध होता है। प्रश्न नंबर 23 है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धति से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सकारात्मक एवं नकारात्मक, दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक, तीसरा है निरपेक्ष एवं सापेक्ष, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, निरपेक्ष तत्व एवं सापेक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। यहाँ पूछ रहेगा कौन सा पॉइंट है जो कि भारत में निर्धनता का कारण माना जाता है। पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, दूसरा है प्राकृतिक विपत्तियाँ, तीसरा है कृषि का पिछड़ापन, और चौथा है या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल तीनों सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, दूसरा है प्राकृतिक विपत्तियाँ, तीसरा है कृषि का पिछड़ापन, ये कहीं ना कहीं भारत में निर्धनता या गरीबी का कारण होता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक नियंत्रण की बात किया गया है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पहला है ऑप्शन है मैकाइवर, दूसरा है के.एम. रॉस, तीसरा है लुमले, और चौथा है समनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, E.A. रॉस। सामाजिक अगर बात करते हैं सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग E.A. रॉस ने 1901 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे 1901 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल नाम से उनकी पुस्तक थी, उनमें इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। इसलिए भी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, E.A. रॉस। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है। पहला ऑप्शन है जनरीतियाँ, दूसरा है परंपराएं, तीसरा है राज्य, और चौथा है सामाजिक भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राज्य। निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का जो औपचारिक अभिकरण होता है वो हमारा राज्य होता है। राज्य सामाजिक नियंत्रण का प्रभावशाली औपचारिक अभिकरण है। इसमें पुलिस, न्यायालय, जेल एवं कानून के द्वारा वह अपने भू क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है, समाज विरोधी तत्वों एवं अपराधियों पर अंकुश रखता है, उन्हें दंड देता है। ये सब कार्य किसके होते हैं, राज्य के होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। पहला ऑप्शन है विसरणवादी, दूसरा है उद्विकासवादी, तीसरा है प्रकार्यवादी, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उद्विकासवादी। डार्विनवाद उद्विकास का आधार है। हर्बर्ट स्पेंसर को चार्ल्स डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। सबसे ज़्यादा थॉमस हक्सले को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के संबंध में कहना होगा कि उन्होंने डार्विन से बहुत पहले युगतम की उत्तरजीविता की धारणा को प्रस्तुत किया। बाद में डार्विन के संपर्क एवं प्रभाव से डार्विन के विचारों को सामाजिक संस्कृति के क्षेत्र में लागू करना आरंभ कर दिया। क्रेट जोन ने 1980 में लिखा कि स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद कहना उचित है, क्योंकि स्पेंसर ने जैविक एवं सामाजिक सिद्धांत में न केवल समन्वय किया बल्कि डार्विन के विचारों को समाजशास्त्री विचार के में स्थान दिया। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। पहला ऑप्शन है आर्थिक लगाव, दूसरा है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तीसरा है निहित स्वार्थ, और चौथा है जड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो होती है सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं होता है। इसमें सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है इसमें, ये अवरोधक ना होकर के ये सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 29 है,
19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है आधुनिकता, तीसरा है प्रगति, चौथा है उद्ध विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उद्ध विकास। अगर हम 19वीं सदी की बात करते हैं तो इस दौरान सामाजिक शास्त्रीय चिंतन में उद्ध विकास की अवधारणा का प्रभुत्व था। परिवर्तन की वह प्रक्रिया उद्ध विकास के नाम से जानी जाती है जिसमें प्रत्येक परवर्ती अवस्था का पूर्ववर्ती अवस्था से आवश्यक संबंध होता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझाते हुए इस अवधारणा का प्रयोग किया था। सामाजिक विज्ञानों के बीच इस अवधारणा के प्रथम उपयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, ग्लोबोमीन शरीर के किस लिए आवश्यक है और क्यों? जो दोस्तों ग्लोबोमीन होता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, किस लिए आवश्यक होता है और क्यों होता है, ऐसा पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है। दूसरा है यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ यानी कि एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, जो ग्लोबुमिन होता है दोस्तों, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न नंबर 31 है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति और कोई रोगी कार्बोलिक अम्ल का पान कर लेता है तो उसमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखा है वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए। तीसरा है केवल घी पिलाना चाहिए, या चौथा है कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। चूने के पानी और जो अंडे की सफ़ेदी है उसको पिलाना चाहिए। विष जो होता है कष्टकारक और घातक होते हैं। इसके प्रभाव के निराकार के लिए कुछ औषधि और उपचार प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विष प्रतिकारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, फेलुलस शब्द का अर्थ क्या है? फेलुलस यहाँ पे शब्द दे रखा है, फेमुलस दे रखा है, फेमुलस। ये फेमुलस शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है सेवक, दूसरा है सामंत, तीसरा है सामंजस और चौथा है मालिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं, इसको सेवक कहते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति अगर बात करते हैं तो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस शब्द से हुई है। जो फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर। लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया जाता है। फैमुलस के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता तथा उसके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य शामिल रहते हैं, और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। फैमुलस का अर्थ सही शब्द होता है सेवक या नौकर कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति होता है अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहता है तो अपने ही समूह में कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अनुलोम विवाह, दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह, तीसरा है अंतर विवाह और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम अंतर विवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे हम अंतर विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं तो दूसरे शब्दों में अंतर विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को उसी वर्ग के अंदर अपने रहने वाले व्यक्तियों में से ही वधु को चुनना पड़ता है। अंतर जाति विवाह का अभिप्राय प्रत्येक जाति को एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अंतर्जातीय विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। पहला है होता है आपका अनुलोम विवाह और दूसरा होता है प्रतिलोम। ये दोस्तों जो यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दे रखा है वो अंतर विवाह के अंतर्गत ही माने जाते हैं। इनके दो रूप माने जाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? पहला है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है विस्तार अवस्था, तीसरा है संकुचित
अवस्था और चौथा है सेवानिवृत्ति अवस्था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विस्तार अवस्था। ठीक है, जीवन चक्र की किस अवधि में साधनों की मांग बढ़ जाती है, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। परिवार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है, इसमें युवक युवती विवाह कर नए परिवार का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विस्तार अवस्था होती है, उसकी मांग बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 35, यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम होता है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर सी.वी. रमन, तीसरा है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और चौथा है डॉक्टर M.P. सिन्हा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम होता है। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण गोपनीय स्थान की कमी पाई जाती है। ठीक है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का जो अवसर होता है दोस्तों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे संयुक्त परिवार में अगर देखते हैं तो उसमें जो गोपनीय स्थान में कमी पाई जाती है, इसलिए ये सब ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 36 है, विवाह अधिनियम वर्ष डैश डैश में विवाह योग्य लड़कियों की उम्र 18 वर्ष रखी गई। तो कौन सा अधिनियम आया था जिसमें पहले लड़कियों की उम्र जो 14 वर्ष होती थी उसको बढ़ा करके 18 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अधिनियम 1955 का है। ठीक है, 1955 वर्ष 1955 का अधिनियम था। पहले लड़कियों की उम्र होती थी वो 14 वर्ष होती थी, उसको बढ़ाकर 18 वर्ष की गई, और लड़कियों की उम्र 21 वर्ष बढ़ाकर की गई है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। यहाँ पे एकाकी परिवार की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा एकाकी परिवार का लाभ नहीं होता है। पहला है उच्च जीवन स्तर, दूसरा है व्यक्तिगत विकास का अवसर, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सामाजिक सुरक्षा। ये एकाकी परिवार का लाभ नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा एकाकी परिवार का लाभ नहीं होता है। एकाकी परिवार वह होता है जिसमें पति पत्नी उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार एकाकी परिवार के कई लाभ होते हैं, जैसे कि इसमें कई लाभ की बात करते हैं तो इसमें उच्च जीवन स्तर होता है, व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है, इसमें आत्मनिर्भरता होती है, महिलाओं की बेहतर स्थिति इसमें होती है। प्रश्न नंबर 38 है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वो है विटामिन के, जो कि रक्त के थक्का जलने में सहायता होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अगर इसकी कमी होती है तो जो खून बहने लगता है उसमें वो रुकता नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद कर लेना, ट्रिक रथ है एक टॉफ़ी, ठीक है, रथ एक है, इसमें आपको विटामिन ए से लेकर के ए बी सी डी ई और के रासायनिक नाम यहाँ पे याद हो जाएंगे आपके। ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल याद करेंगे। बी का होता है थायमीन, सी का होता है एस्कर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल और ई का होता है टोकोफेरॉल और आपका फिकोक्यूनान के का होता है। रथ एक टॉफ़ी आप शब्द याद करेंगे, इसमें से जितने भी रासायनिक नाम दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, मुख्यतः 6 विटामिन की यहाँ बात की गया है। और एक इम्पॉर्टेंट विटामिन B3 जो होता है आपका दोस्तों, उसको नियासिन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नियासिन वाला जो आपका है विटामिन B3 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विटामिन B12 साइनाकोलोबिन होता है इसका रासायनिक नाम, लेकिन आपको ध्यान में सिर्फ फिलहाल जिसमें ज़्यादा अंदर नहीं पूछा जाएगा डीपली, तो आपको विटामिन बी ए बी सी डी ई के, और यह पूछ सकता है कि कौन सी विटामिन जल में घुलती है कौन सी वसा में, तो बी और सी को जल में घुलती है, क्योंकि जो विटामिन बी होती है हमारे ज़्यादातर सब्जियों में पाई जाती है। तो सब्जियों को कहते हैं अक्सर लोग कि सब्जियों को पहले धो ले उसके बाद काटें, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, पहले उसको काट लेते हैं फिर धोते हैं। क्यों होता है ऐसा होता है, इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें विटामिन बी जो होता है अगर धुलने से वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। और सी तो आपको पता है, अगर आप नींबू को घोलते हैं तो पानी में आराम से घुल जाता है, तो उसमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। और वसा में घुलने वाली विटामिन होते हैं कौन से नाम है, ए डी
ए, डी, ई और के, ये आपके 4 प्रमुख रूप से जो विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलते हैं, जबकि जो बची हुई बी, सी है इनको ये किस में घुल जाते हैं, जल में। तो विटामिन के नाम पूछ सकता है या होने वाले रोग हो सकता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए से होने वाला रोग होता है रेटिनॉल, इसमें रतौंधी रोग हो सकता है, रात को कम दिखाई देना। विटामिन बी की कमी से थायमिन यानी कि इसमें बेरी रोग हो सकता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से आपके मसूड़ों में खून आना, दांतों में खून आना, ठीक है, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है जो रिकेट्स है, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमैलेशिया की बात करते हैं, ऑस्टियोमैलेशिया आपको बड़े वयस्कों में होता है। उसके बाद विटामिन डी ई आता है जिससे बांझपन हो सकता है। उसके बाद डी ई के आता है, आपका के में आपका रक्त का थक्का न जमना, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए इसको पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपका जरूर यहाँ से आना है, विटामिन से एक प्रश्न 100% श्योर है आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा है रेबीज, तीसरा है निमोनिया, चौथा है कुष्ठ रोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हैजा। ये दोस्तों क्या होता है कि तीव्र जठरांत्र संबंधित रोग संक्रमण होता है जो पैदा करने वाला एक जल जनित रोग होता है। इसका जो रोग होता है वो जल से होने वाला रोग होता है, जबकि रेबीज जो रोग होता है आपको पता है कुत्ते के काटने से होता है। कुष्ठ रोग, निमोनिया, ये पानी की अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा ठंड पड़ती लगती है तो कहीं ना कहीं उसको निमोनिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है जी रदरफोर्ड ने, दूसरा है लुईस पास्चर ने, तीसरा एडवर्ड जेनर ने और चौथा है जेम्स चैडविक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल सही है, एडवर्ड जेनर ने जो हमारा बड़ी माता है स्मॉल पॉक्स है उससे टीके का खोज किया था। और हम बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था, इसकी खोज की थी तो परमाणु विखंडन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और रेबीज़ का टीका जो सबसे पहले खोजा था वो लुई पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। जेम्स चैडविक इन्होंने खोज किया था न्यूट्रॉन की। चैडविक आप साहब ने न्यूट्रॉन की खोज कर रखी है, लुईस पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज कर रखी है और एडवर्ड जेनर को पता है स्मॉल पॉक्स, और रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन की बात की है, परमाणु विखंडन के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 41 है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, दूसरा है मच्छर के काटने से, तीसरा है प्रोटोजोआ के कारण और चौथा है विषाणु के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। जो हेपेटाइटिस से होता है वो विषाणु के कारण होता है यानी वायरस के कारण होता है। ये क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस शब्द है लीवर की किसी तरह की सूजन को संदर्भित करता है। जो हमारा हेपेटाइटिस का शब्द होता है ये लीवर की सूजन को संदर्भित करता है। लीवर में अगर कोई सूजन होता है तो हम हेपेटाइटिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है जिसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग रूप होते हैं हेपेटाइटिस के, जिसमें ए भी आता है, बी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई अलग अलग के रूप माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है। तो दोस्तों जो डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में जाकर के, फिजिक्स का एक पार्ट था और उसमें डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताया गया था। यही पूछा जा रहा है कि जो डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय का जो प्रथम ध्वनि होता है हम कब सुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2 से 3 सप्ताह के बीच में, दूसरा है 8 से 10 सप्ताह के बीच में, तीसरा है 16 से 18 सप्ताह के बीच में या चौथा है 10 से 12 सप्ताह के बीच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8 से 10 सप्ताह के बीच में हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें तो डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि जो होती है 10 से 12 सप्ताह तक पर सुना जाता है। डॉपलर एक प्रकार का मॉनिटर यानी कि अल्ट्रासाउंड डिवाइस है जो गर्भस्थ शिशु की हृदय गति को लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसको हृदय गति को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ये प्रसव से पूर्व उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय गति की जाँच के लिए भी किया जाता है।
प्रश्न नंबर 43 है, मनुष्य के सामान्य गर्भावधि होती है। जो मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है, पहला ऑप्शन है 9 महीने, दूसरा है 10 महीने, तीसरा है 280 दिन और चौथा है इसमें से 289 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, अगर दिन की बात करता है तो आप दिन पे जाएंगे, जो कि 280 दिन की होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है। पहला ऑप्शन है झिल्लियों का फट जाना, दूसरा है ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, तीसरा है संकुचन नियमित होते हैं और चौथा है स्पष्ट योनि द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाता है या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है। इससे पता चलता है कि जो एक गर्भवती महिला होती है वो अपने प्रसव के सेकंड चरण में होती है। प्रश्न नंबर 45 है, एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजरकर और पूरे गर्भाशय ग्रीवा की छोर तक पड़ी रहती हैं, वह कहलाती है। पहला ऑप्शन है अवखंडित प्लेसेंटा, दूसरा है प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा है प्लेसेंटा एक्रीटा और चौथा है वासा प्रीविया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसको हम कहते हैं वासा प्रीविया। वासा प्रीविया वह स्थिति होती है जिसमें गर्भनाल की नलिकाएं अपरा झिल्लियों से होकर गुजरती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं। वासा प्रीविया के सामान्य लक्षण यह है कि प्रेगनेंसी के 4.5 महीने के बाद योनि में लाल रंग का खून आना शामिल है। इसमें हल्का सा भारी रक्त का स्राव भी होने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 46 है, इसमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है योनि कैनाल की लंबाई, दूसरा है योनि की दीवार का पतला होना, तीसरा है योनि स्नेहक में कमी या चौथा है मूत्र असंयम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। योनि की दीवार का पतला होना एक आपका योनि क्षरण का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, योनि क्षरण एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें योनि की दीवार में सूखापन और सूजन आ जाती है। यह शरीर की एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ध्यान में रखेंगे, जो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन्स होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो क्या होती है, जो योनि की दीवारें होती है उसमें सूखापन और सूजन आ जाती है। यह समस्या आमतौर पर रजोनिवृत्ति के बाद होती है। इसके लक्षण में खुजली, दर्द, पेशाब में कठिनाई जैसी समस्याएँ भी शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 47 है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण मां की सेहत बिगड़ने को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, दूसरा है प्री एक्लम्सिया, तीसरा है हाइपरमेसिस, चौथा है गर्भपात। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के वजह से जो दोस्तों क्या होता है कि एक गंभीर उल्टी, मल्टी वजन घटाने और इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी की विशेषता वाली स्थिति है। गर्भावस्था के दौरान यह स्थिति अक्सर देखने को मिल जाता है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण मां की सेहत जो होती है बिगड़ने को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। इसके लक्षण में क्या क्या होते हैं कि गंभीर आपकी मलती है, उल्टी आती है, खाद्य परहेज होता है, पेशाब में कमी होती है, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है, सिर दर्द होता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है, बेहोशी हो सकती है और पीलिया, अत्यधिक थकान, ये सब कारण आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वची मार्ग से दिया जाता है। पहला ऑप्शन है BCG का टीका, दूसरा है जापानी इंसेफ्लाइटिस, तीसरा है हेपेटाइटिस बी और चौथा है खसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, BCG का टीका। BCG का जो टीका होता है, टीकाकरण को इंट्राडर्मल रूट यानी कि इंट्राडर्मल जो रूट होता है उसके द्वारा दिया जाता है। यह वैक्सीन सिर्फ त्वचा के नीचे आमतौर पर बाईं ऊपर बाहाँ में दी जाती है। आप देखते होंगे इसका एक थोड़ा सा घाव भी बन जाता है BCG का जो टीका होता है, और ये जो टीका होता है इंट्राडर्मल रूट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। फ्रायड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी दे रखी थी, उसकी जो प्रथम अवस्था किसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एनल अवस्था, दूसरा है फेलिक अवस्था, तीसरा है जेनाइटल अवस्था और चौथा है ओरल अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ओरल अवस्था। ओरल अवस्था जन्म से 8 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व पूर्णतः ईड से प्रभावित होता है और केवल सुख प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य रहता है। इस अवस्था में बच्चे को चूसने में असीम आनंद की अनुभूति होती है, इस कारण वह पेट भर जाने के बाद माँ के स्तनों को चूसता रहता है। प्रश्न नंबर 50 है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है सिगमंड फ्रायड, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है पावलोव। अगर मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास की बात आती है तो यहाँ पे जीन पियाजे का नाम आता है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, मानव विकास की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, अर्थात जो विकल्प नंबर ए है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यवसाय का चयन, दूसरा है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, तीसरा है आत्म पहचान का विकास और चौथा है शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करना। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, व्यवसाय का चयन। इसमें किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य नहीं होता है, व्यवसाय का चयन। प्रश्न नंबर 52 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 6 वर्ष, तीसरा है 2 से 5 वर्ष और चौथा है जन्म से 15 दिन की बात की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 52 का बी बिल्कुल सही है। जन्म से 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय कहलाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है? 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की तुलना में धीमा होता है। पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो जिज्ञासा की अवस्था भी कहलाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जन्म के समय जो शिशु के सिर की जो लंबाई होती है वो पूरे शरीर की कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा है आधा, तीसरा है 2/3, चौथा है 1/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/4। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/4 हिस्सा पूरे शरीर की लंबाई का। प्रश्न नंबर 54 है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियां वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विशेष स्कूल, दूसरा है संपूर्ण स्कूल, तीसरा है संसाधन स्कूल और चौथा है पूर्व प्राथमिक स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उसको हम कहते हैं संपूर्ण स्कूल कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, नवजात शिशु के संवेग हैं। पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, दूसरा है भय, क्रोध, प्रेम, तीसरा है प्रेम, हंसना, रोना, चौथा है भय, रोना, ईर्ष्या। नवजात शिशु की बात कर रहा है तो उसमें जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे इसका बी जो है राइट आंसर है। नवजात शिशु में जो मुख्य संवेग होते हैं भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है। नवजात शिशु के अंदर जो भय होता है 5 माह में, क्रोध होता है, जो भय की जो बात करते हैं तो भय कितने माह में आ जाता है? वो 5वें माह में आ जाता है, ठीक है। क्रोध की अगर बात करते हैं तो क्रोध 3रे महीने में आ जाता है एवं प्रेम जो होता है वो 10 माह में आता है। प्रेम की बात करते हैं। भय 5वें महीने में, क्रोध जो होता है वो आपका 3रे महीने में और
प्रेम जो है वो 10वें महीने में आता है, उत्पन्न होता है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है। बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 में ई.बी. ब्रिवेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान में रखेंगे 1932 में वैज्ञानिक का नाम था ब्रिवेज, ठीक है, ब्रिवेज। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि डैश डैश सेंटीमीटर से इतनी सेंटीमीटर होती है। यहाँ पूछ रखा जो लड़कों की वृद्धि होती है, वार्षिक जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई में जो वृद्धि होती है कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर होती है एक साल में। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर लड़कों की जो वार्षिक ऊंचाई वृद्धि होती है 5 सेंटीमीटर से लेकर के 6 सेंटीमीटर होती है। इंडियन एकेडमिक ऑफ पीरियोडिक्स सन 2022 के अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था तालिका वजन एवं ऊंचाई में दी गई है। इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं आयु की बात करते हैं, अगर 30 माह का कोई लड़का है तो उसकी जो ऊंचाई होती है औसत वो 90 सेंटीमीटर मानी जाती है। ध्यान में रखेंगे 30 माह का अगर कोई बालक है तो उसकी औसत जो ऊंचाई होती है वो 90.5 सेंटीमीटर की होती है और लड़की कितनी होती है 89.9 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर कोई 54 महीने का बच्चा है, बालक है, तो उसकी जो ऊंचाई होती है 103.7 सेंटीमीटर और लड़कियों की होती है 102.9 सेंटीमीटर। उसके बाद 60 माह की अगर देखा जाए तो 60 माह में लड़कों की जो औसत ऊंचाई होती है वो लगभग होती है आपकी 60 माह में वो 106.2 सेंटीमीटर, जबकि लड़कियों की जो होती है वो भी 106 के आसपास ही रहती है। और 72 माह की बात करते हैं तो 72 माह में लड़कों की जो औसत ऊंचाई होती है 113.6 और लड़कियों की ऊंचाई 113.1 हो जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 57 है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सही नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास अवस्था की ओर अग्रसर होता है, दूसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा है विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, चौथा है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विकास एक निश्चित क्रम में से नहीं होता है। ठीक है, विकास जो होता है दोस्तों वो एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। सामान्यतः विकास के अंतर्गत एक क्या है कि ये शारीरिक है, मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है व सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है। विकास का जो प्रमुख नियम इस प्रकार से है, विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पे शब्द गलत है, इसलिए जो विकास एक निश्चित क्रम में ना होता है ये बात जो यहाँ पे गलत कही गई। जबकि ये इतनी बातें आपकी विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है और ये सब बातें बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 58 है, मिल्क शेक उदाहरण है। मिल्क शेक किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्वच्छ तरल आहार का, दूसरा है पूर्ण स्वच्छ आहार का, तीसरा है हल्का आहार का या उपयुक्त में से कोई नहीं। मिल्क शेक की बात करता है तो बी बिल्कुल सही है आपका, पूर्ण स्वच्छ आहार का ये उदाहरण है। मिल्क शेक जो होता है हमारा स्वच्छ पूर्ण आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या है, पूर्ण स्वच्छ आहार कहलाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 59। कैमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। जो कैमेलिया नामक वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाकर हम क्या बनाते हैं। पहला है अजवाइन, दूसरा है जीरा, तीसरा है चाय और चौथा है मेथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चाय। कैमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर हम चाय बनाते हैं। कैमेलिया जो होता है साइनेंसिस फूलों के पौध परिवार एवं थिएसी में सदाबहार झाड़ियों या छोटे पौधों की एक प्रजाति होती है जिनकी पत्तियां और पत्ती की कलियां का उपयोग चाय के उत्पादन में किया जाता है।
तो जो आप लोग चाय पीते हैं किस वृक्ष के पत्तियों को होता है, उसको ध्यान में रखेंगे, कैमेलिया। क्या कौन सा होता है? कैमेलिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 है, अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो कौन सा होता है? ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। चमकाने की बात किस में होती है दोस्तों? अगर हम जो हमारा धान होता है, धान की अगर हम क्या करते हैं, उसको कुटाने ले जाते हैं धान को, तो उसका हम जो पॉलिश होता है उसको हटवा देते हैं, यानी कि उसकी पॉलिश हम ज़्यादा करवा देते हैं, जिससे धान में जो हमारा चावल होता है बहुत अच्छा तरीके से चमकने लगता है और हम कहते हैं बहुत अच्छा चमक रहा है, बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन इसकी जो विटामिन की जो उसमें विटामिन बी पाया जाता है, कहीं ना कहीं जो विटामिन बी है वो इसमें नष्ट हो जाता है। ठीक है। और इसी वजह से अगर विटामिन बी नष्ट हो जाता है तो हमें जो बेरी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी के कारण होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन बी किसमें पाया जाता है? जो चावल होता है उसके पॉलिश में पाया जाता है। लेकिन जो आजकल आप देखते होंगे गाँव में ये लोग ले जाते हैं, अपने जो ट्रैक्टर होता है उसमें धनकुट्टी लगी रहती है, मशीन पूरा बाकायदा उसमें फिट रहता है, ये जाएंगे फ्री में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेते हैं। आपके धान घर पे जाएंगे, उसको अपने धान को कूट करके चले जाएंगे और आपका जो धान होगा यानी जो चावल होगा उसको दे देंगे। लेकिन ये क्या आपके साथ ले जाते हैं अपने साथ? सिर्फ उस चावल की जो पॉलिश होती है वो ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता है, इसलिए उनका फ़ायदा इसमें हो जाता है। और वो क्या करते हैं, अगर मशीन को थोड़ा सा वो अपने तरीके से चलाएं तो उसका जो पॉलिश होता है मार लेते हैं, यानी कि पॉलिश ज़्यादा निकाल लेते हैं, जिससे उसकी चमक होती है बहुत बेहतरीन आ जाती है और लोगों को लगता है हमारे चावल बहुत बेहतरीन चमक रहा है। लेकिन यहाँ पे विटामिन जो बी होता है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो चुका होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन बी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जी, गोल्डन राइस जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? गोल्डन राइस जो होता है दोस्तों ध्यान में रखेंगे, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, गोल्डन राइस की बात किया जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, सब्जियों के रेशे छूने में डैश डैश होते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है ठंडे, दूसरा है निर्जीव, तीसरा है चमकदार और चौथा है गर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। सब्जियों के रेशे छूने से ठंडे यानी कि कूलर होते हैं, क्योंकि उनमें ओटो की उपस्थिति होती है। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसलिए उसके रेशे छूने से वो ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न में से किसके? पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है खनिज लवण के, दूसरा है खनिज लवण प्रोटीन तथा वसा के, कार्बोस विटामिन खनिज लवण विटामिन रेशे, प्रोटीन वसा और तथा कार्बोस के। तो जो दोस्तों के फल तथा सब्जियां होते हैं किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? वो आपके उत्तम स्रोत की बात करता है, जिसमें खनिज विटामिन और रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका है। अगला प्रश्न है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। जो अंडा होता है और दूध होता है किस टेम्परेचर पे सुरक्षित रहता है? पहला ऑप्शन है 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है रुक जाती है, तीसरा है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 35 से 40 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट पे, यहाँ पे हम डिग्री सेंटीग्रेड बात नहीं कर रही है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अंडा और दूध को रखते हैं तो वो हमारा सुरक्षित रहना है। कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव मतलब कि आपको ठंडा रखना है। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात की गई है। फल अंडा दूध मांस सब्जी आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं। ठीक, जिनमें निहित सड़ने वाले जीवाणु की क्रिया शून्य हो जाती है। जीवाणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। जो अगर हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे अगर किसी टेम्परेचर को ले जाते हैं तो जो जीवाणु की वृद्धि होती है किसी भी फल या सब्जी या दूध या अंडे में, तो वहाँ पे उसकी वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है और वो हमारे काफ़ी दिनों तक अंडा या दूध जो होता है या फल होते हैं सब्जियाँ होती हैं वो सुरक्षित रहती हैं। वैसे आपको टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो नापने का कई पैमाने होते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान में रखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड है आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट है। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो आपका नॉर्मल होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है 32 फ़ारेनहाइट से लेकर के आपका 212 फ़ारेनहाइट की चलती है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की, तो डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है। उसके बाद आपका एक केल्विन पैमाना भी होता है जो कि 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन तक इसका पैमाना होता है। -273 डिग्री जो होता है हमारा परमताप होता है। परमताप अगर पूछा जाए तो इसको बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इतना ही था। अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पूछ रहा है जो खाद्य उत्पादन में जो सही खतरा क्षेत्र होता है कौन सा होता है। पहला है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। और चौथा है 38 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 41 से आपका 135 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो कहीं ना कहीं खतरे का क्षेत्र होता है, इसलिए इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, किस कार्यप्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है। कौन सा ऐसा कार्यप्रणाली है जो हमारा नमक होता है। अगर नमक की उच्च सांद्रता का मतलब होता है जो नमक की गाढ़ापन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नमक अगर हम घोल देते हैं वो परिरक्षक की तरह कार्य करती है। तो पहला है नमी को घटा करके, दूसरा एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, तीसरा है माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जितनी भी बातें दे रखी हैं सभी होता है नमक का अगर सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो परिरक्षक की तरह करता है, प्रिजर्वेंट की तरह कार्य करता है, तो नमी को घटा देता है। एंजाइम की जो सक्रियता होती है उसकी घटा देता है। माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को नमक की जो सांद्रता होती है वो घटा देती है। यानी कि तीनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 66 है, पाशीकरण किसके संरक्षण की विधि है। जो पाशीकरण होता है दोस्तों किसके संरक्षण की विधि होती है। पहला ऑप्शन है पनीर, दूसरा है पेय पदार्थ, तीसरा है सब्जी और चौथा है दुग्ध। तो दोस्तों आप देखते होंगे सुबह सुबह आप लाते होंगे थैले वाला दूध, ठीक है, पैकेट वाला दूध लाते होंगे, उसमें देखते होंगे लिखा होता है पाशीकृत दूध। ये पाशीकृत दूध का जो विधि दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यानी कि जो दुग्ध फ्लड यानी कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, उनके नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं पाशीकृत का संबंध किससे है, वो दूध से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और जो टेम्परेचर इसमें होता है लगभग हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए इसको हम जो हमारा दूध होता है कच्चा दूध होता है 15 सेकंड के लिए 72 सेंटीग्रेड पे नॉर्मली हम लोग उबालते हैं और इसको पाशीकृत करते हैं। तो ये क्रिया हमारी पाशीकृत होती है। और एक क्वेश्चन और होता है जो दूध नापने का जो यानी कोई दूध कितना गाढ़ा है, कितना उसमें पानी मिलाया गया है उसको मापने के लिए उसको हम लैक्टोमीटर होता है लैक्टोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोमीटर है जिसके हम उसकी दूध की सांद्रता को मापते हैं, यानी दूध कितना गाढ़ा है, कितना उसमें पानी मिलाया गया, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, उसमें पीएच की बात करता है। अगर पूछा जाए दूध का पीएच कितना होता है तो दूध का पीएच 6 से लेकर 6.6 के आसपास होती है। अगर अम्ल वर्षा की बात करता है तो अम्ल वर्षा में जो पीएच होता है 5.5 होता है, ठीक है, 5.5 होता है। आपका एनसीईआरटी के माध्यम से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 67 है, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई अगर धात्री स्त्री है जिसका जो शिशु है 8 महीने का है, उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है 550 किलो कैलोरी, दूसरा है 400 कैलोरी, तीसरा है 300 किलो कैलोरी और चौथा है 450 किलो कैलोरी। फिलहाल जो होता है 2020 से शायद 22 के कैलोरी के आसपास उनको चाहिए होता है महिला को, लेकिन उसमें अतिरिक्त आवश्यकता कब होती है जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ऊर्जा अधिक चाहिए होती है, तो उसमें कितना अधिक लेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 कैलोरी अधिक ऊर्जा चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। धात्री माता अर्थात बच्चे को स्तनपान एवं देखरेख करने वाली माता के लिए पहले 6 महीने का जो प्रतिदिन के हिसाब से 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि अगले 6 माह में प्रतिदिन 400 कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त मात्रा अनाज, दालों, दूध, दही, पनीर, फलों
के रस, सूप और साग या भाजी से प्राप्त होती है। 6 महीने से पहले 550 लेना, ठीक है। 6 महीने के बाद आपको ध्यान में रखना है 400 अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? जो बच्चों की आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत होती है किस उम्र में होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 12वें महीने में, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने के आसपास, तीसरा है 4 महीने के आसपास, या चौथा है 2 महीने के आसपास। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का 68 का बी बिल्कुल सही है, 6 महीने के आसपास। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? पहला ऑप्शन है सौंदर्यात्मकता, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा है व्यावसायिक, इसमें से कोई नहीं। अगर प्रयोगशाला में कोई छात्र काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि में विकास होगा, वैज्ञानिक दृष्टि में विकास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। पहला है प्रतिरूपण द्वारा, दूसरा है पुनर्बलन द्वारा, तीसरा है परिपक्वता द्वारा, या चौथा है वातावरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परिपक्वता द्वारा। परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है। बालक जितना परिपक्वता को प्राप्त करता है उसका विकास होता जाता है। परिपक्वता का असर मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 62 है, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, जाति, भाषा, खेल या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, जो जाति होती है दोस्तों, जाति सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाजन में से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से एक जाति प्राप्त करता है। जाति चेतना उसे निर्देश करती है कि उस व्यक्ति को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। प्रश्न नंबर 73 है, डीपीटी को विस्तारित करें। जो डीपीटी होता है दोस्तों, इसको हम विस्तार रूप में यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया परटुसिस टिटेनस, दूसरा है डिप्थीरिया निमोनिया टिटेनस, तीसरा है डायरियल परटुसिस टिटेनस, चौथा है डिप्थीरिया परटुसिस टैक्सोइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, इसका डिप्थीरिया परटुसिस टिटेनस। इसको फुल फॉर्म जो होता है डिप्थीरिया परटुसिस टिटेनस को कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 74 है, कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है बीसीजी का टीका, दूसरा है डीपीटी का टीका, तीसरा है एमएमआर और चौथा है पोलियो का टीका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुकुर खांसी से बचने के लिए हम डीपीटी का टीका लगवाते हैं। कुकुर खांसी या काली खांसी बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी जो होता है बोर्टेला परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। कुकुर खांसी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है जब खांसता है छींकता है तो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं बूंद के रूप में हवा में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। इसके बचाव के लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जो कि 10 दिन में लगभग आपका सही होता है। एक डोज लेने से ही आपको सही हो सकते हैं इससे। प्रश्न नंबर 75 है, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निगलने के इशारे का अर्थ है वह गोद में उठाया जाना चाहता है, दूसरा वह भूखा है, तीसरा है वह संतृप्त और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, शिशु होता है, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकाल देता है, इस इशारे का अर्थ क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वह संतृप्त और भूखा नहीं होता है, यानी वो पूरी तरीके से उसका जो भोजन है पेट भर गया है और वह भूखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है? दाएं हाथ का, दूसरा है बाएं हाथ का, तीसरा है एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि उभयहस्त और चौथा होता है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे भी जान रहे
चर जो होते हैं उभयहस्त होता है, जो दोनों काम कर सकता है, दोनों हाथ से कर सकता है। इसका कोई भी बच्चा इसका आंसर दे सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए वह माँ के दूध जैसा हो जाता है। सबसे मीठा दूध किसका होता है दोस्तों? सबसे मीठा दूध होता है माँ का दूध होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है कि वह किसका दूध होता है, कौन से जानवर का दूध है जिसमें से थोड़ी सा वसा निकाल दे, उसमें थोड़ा सा हल्का सा चीनी मिला दे तो माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बकरी का दूध। बकरी के दूध में हम थोड़ा सा चीनी डाल दें और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है, यानी कि जो दूध होता है उसमें हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा डैश महीने तक होती है। पहला ऑप्शन है 2 महीने तक, दूसरा है 3 से 6 महीने, तीसरा है 1.5 महीने और चौथा है 1 महीने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, 3 से 6 महीने तक। ठीक है, शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा जो होती है, यानी कि इसको हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं, 3 से 6 महीने तक ये होती है। प्रश्न नंबर 79 है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 घंटे बाद, दूसरा है जब उसमें स्पंदन रुके, तीसरा है तत्काल या चौथा है जब चाहें। तो 79 का आपका बी बिल्कुल सही है, जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तो जो नाल होता है दोस्तों उसको काट देनी चाहिए। और ये लगभग इसमें क्या होता है कि प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन क्या होता है रुक जाए, तब इसके नाभि को थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में सूख करके 8 से या 10 दिनों में अलग हो जाता है। गर्भनाल माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करती है, जो गर्भनाल होता है वो माँ और बच्चे को जोड़ने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 80 है, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, दूसरा है सूजन, तीसरा है एल्ब्यूमिनेरिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गर्भकालीन विषाक्तता, उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्ब्यूमिनेरिया तीनों जो है इससे संबंधित होती हैं। गर्भ के आरंभ अथवा अंत में माँ के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एक्लैम्पिटिक दौरा आता है। गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। प्रश्न नंबर 81 है, प्रसव का प्रकार नहीं है। प्रसव का प्रकार कौन सा नहीं होता है? पहला है संभाव्य प्रसव, दूसरा है प्राकृतिक प्रसव, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल प्रसव और चौथा है जटिलता प्रसव। दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संभाव्य जो प्रसव होता है कोई प्रसव का प्रकार नहीं होता है। प्रसव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। अस्पताल में प्रसव कराने से गर्भवती स्त्री तथा जन्म लेने वाले बच्चों की उचित देखभाल हो जाती है तथा सभी कार्य वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं। इसलिए आपको प्रसव कराने के लिए हॉस्पिटल में जाना है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो कि जिला केंद्र पर होता है। प्रश्न नंबर 82 है, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 2 माह, दूसरा है 3 माह, तीसरा है 4 माह, इसमें से कोई नहीं। जो कोशिका का विकास होता है उसको कितने माह तक भ्रूण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 2 माह का जो कोशिका का होता है उसको हम भ्रूण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। और भ्रूणावस्था जो होती है 2 सप्ताह से 2 माह तक तथा 2 चंद्रहास के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर जो कोष होते हैं, सेल होता है, इसका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगता है। सर्वप्रथम शीर्ष के भाग में महत्वपूर्ण विकास होता है, उसके बाद जो निम्न नीचे वाले भाग होते हैं उनमें विकास जो होता है बाद में होता है। ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले हमारे सिर के पास जो आसपास होते हैं गर्दन होता है इनका विकास होता है, और उसके बाद जो निम्न भाग होता है पैरों का जो भाग होता है उसका विकास बाद में होता है। प्रश्न नंबर 83 है, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना
कोशिकाएँ बनाती हैं? क्या बनाती हैं? पहला ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियम, दूसरा है पुट्टिकाएँ, तीसरा है थीका एक्सेटर्ना और चौथा है एडोमेट्रियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बासी ब्रेड में आमतौर पर खाली स्थान का असर होता है? पहला ऑप्शन है मोल्ड का, दूसरा है बैक्टीरिया का, तीसरा है कीड़े का, जबकि चौथा ऑप्शन है वायरस का। तो दोस्तों जो बासी ब्रेड होता है आप देखते होंगे अक्सर उससे फफूंदी लग जाती है। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्ड। मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जो पतला तार होता है ना, हल्का हल्का बहुत पतला, उसी तरीके से जीवाणु होते हैं जो नमी तथा अंधकार में पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान, राई होता है, राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले व रंगों में दिखाई देते हैं। जो और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर ये जाल के समान छा जाते हैं। इसको पता आप लोगों ने देखा है। इसका नाम क्या होता है? मोल्ड होता है। प्रश्न नंबर 85 है, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एवं 3 ग्राम वसा। आप लोग स्नैक्स खाते हैं, वो एक स्नैक खाना है, उसमें 12 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, 3 ग्राम वसा है, वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा? पहला ऑप्शन है 60 किलो कैलोरी, दूसरा है 135 किलो कैलोरीज, तीसरा है 75 किलो कैलोरीज, या इसमें से क्यों नहीं? अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपका होता है 4 किलो कैलोरी ऊष्मा होती है, 4 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान होती है। और 1 ग्राम अगर फैट की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं, उसमें 9 किलो कैलोरी होती है। फिलहाल यहाँ पे जो 12 ग्राम दे रखा है आपका क्या है, 12 गुणे 4 हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो 12 चौक 48 हो गया। ठीक है। और 3 ग्राम आपका दे रखा है, 3 ग्राम आपका वसा दे रखा है, तो 3 गुणे 9 कर दीजिए 27। तो 27 में 48 आपको ऐड कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा टोटल, यानी कि 75। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 75 किलो कैलोरी आपको 12 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स और 3 ग्राम वसा आप खाते हैं तो आपको 75 किलो कैलोरीज ऊर्जा आपको शरीर को मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 86 है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है विटामिन और चौथा है खनिज लवण। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत माना जाता है दोस्तों, वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है। ये हमारा जो होता है ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई मानी जाती है। इसमें डेक्ट्रोज रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। इसको हम डेक्ट्रोज के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम अंगूर की शर्करा कहते हैं, या हम रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है कुपोषण का, दूसरा है अल्प पोषण का, तीसरा है गरिष्ठ भोजन का, और इसमें चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का त्वचा पे हमारी झुर्रियाँ हो या उसका रंग पीला हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुपोषण का कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। त्वचा का झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है तब वह शरीर की अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा में कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण तथा आवश्यकता से अधिक अति पोषण कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 88 है, यहाँ पे कथन कुछ दे रखे हैं। पहला कथन है, एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम होती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आर में कह रहा है कि कारण बता रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो इसमें कोड दे रखा है कि पहला है कोड ए और आर दोनों सही हैं, दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं, या तीसरा है ए सही है आर गलत है, और चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बता देते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के उच्चतम साधन वाले जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर की जो संभावना होती है बिल्कुल कम होती है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं रक्त प्रणाली में होने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको निष्प्रभावी कर देते हैं। प्रश्न नंबर 89 है पोषण, जिसको पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। जो पोषण आहार विज्ञान के जनक होते हैं उनका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन है लेवोसियर, दूसरा है पेंटेनकोफर, तीसरा है अतवाटर और चौथा है वोइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेवोसियर या लेवोसियर दोनों शब्द कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों मैं जल की कठोरता की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम सॉल्ट के द्वारा, दूसरा है कैल्शियम सॉल्ट के कारण, तीसरा है पोटेशियम सॉल्ट के कारण या चौथा है सोडियम सॉल्ट के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण जो होती है वो जल की कठोरता होती है। तो दोस्तों आपको पता है जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। यहाँ पे पूछा गया है जल की जो कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। अब इसमें बाइसल्फाइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। फिलहाल जो कठोरता होती है दो प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 91 है जस्ता खालिस्तान के लिए आवश्यक है। पहला है कोशिका विभाजन के लिए, दूसरा है वृद्धि के लिए, तीसरा है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए या उक्त सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो जस्ता होता है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए जस्ता यानी जिंक का अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। चाहे शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है या कई एंजाइम्स को फैक्टर के रूप में रहता है या शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी जरूरी होता है। सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, जो हमारा जस्ता होता है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 92 है विटामिन D3 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको पता है विटामिन B2, D2 और D3 अलग अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन है जहाँ पे पूछा गया है D3 को किस नाम से जानता है, तो ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन है काले कैल्सीफेरॉल, दूसरा है एर्गो कैल्सीफेरॉल, तीसरा है रेटिनॉल, चौथा है टोकोफेरॉल। तो रेटिनॉल आपको विटामिन ए होता है, टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो एर्गो कैल्सीफेरॉल हो सकता है या तो काले कैल्सीफेरॉल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, काले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन D3 को हम काले कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी दो रूप में पाया जाता है, पहला विटामिन D2 होता है, ध्यान में रखेंगे D2 को हम बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल या एर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 को बोलते हैं काले कैल्सीफेरॉल। प्रश्न नंबर 93 है एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। नवजात द्वारा हम कौन सा ऐसा मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है आसानी से जो पच जाता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है फ्रैक्टोज और चौथा है सुक्रोज। तो दोस्तों आपको पता है लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। उस नवजात शिशु जो होता है वो ज़्यादा क्या पीता है? दूध पीता है। कहीं ना कहीं इसको वो आसानी से पचा पाता है, इसलिए नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लैक्टोज। ठीक है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है लैक्टोज है। यह भोज्य पदार्थ दूध में पाया जाता है। दूध में कुछ पदार्थ तो पूर्णतः घुलित अवस्था में होते हैं तथा कुछ कोलाइड एवं कुछ पायस अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं। दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज तत्व तथा विटामिन विद्यमान रहते हैं, इसलिए दूध हमारा जो होता है एक संपूर्ण आहार होता है। प्रश्न नंबर 94 है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा है केसिन, तीसरा है मायोसिन और चौथा है ब्लूटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही है, केसिन। दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जब इसको हम
दूध को फाड़ देते हैं तो ये जो केसिन होता है अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और जो केसिन होता है ये पनीर के रूप में एक पनीर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? पनीर बन जाता है। और इसको हम जो अलग करते छानते हैं वही हमारा केसिन होता है, और ये प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ये हमारा दूध का प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 95 है, पकाने के लिए किस तेल में सबसे अधिक पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल है? पहला ऑप्शन है मूंगफली का तेल, दूसरा है नारियल का तेल, तीसरा है सनफ्लावर तेल जिसको हम सूरजमुखी का तेल कहते हैं, चौथा है कैस्टर तेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल की बात करते हैं तो इसमें 40% आपका वसा पाया जाता है। कितने परसेंट? 40% वसा इसमें है। 25% आपका खनिज पाया जाता है इसमें, एवं 3% इसमें रेशा पाया जाता है। यह विटामिन डी 20 प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। इसमें नियासिन की अधिकता होती है तथा मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल होते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें 40% वसा पाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 96 है, परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह किसने परिभाषित किया था? पहला ऑप्शन है रॉबिन्स ने, दूसरा है बर्नार्ड ने, तीसरा है फुलमर ने, और चौथा है रूथ स्ट्रॉन्ग ने। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रूथ स्ट्रॉन्ग ने परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है इन्होंने बताया था, इसको परिभाषित किया था। प्रश्न नंबर 97 है, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है। पहला है संचार तत्वों का अभाव, दूसरा है संचार की अनिच्छा, तीसरा है रूढ़िवादिता या पारंपरिक कट्टरता, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है संचार तत्वों का अभाव। क्या होता है दोस्तों? संचार तत्वों का अभाव होता है। इसका आशय यह है कि किसी तत्व के उपस्थिति के कारण संचार में बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 98 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व WHO की बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। पहला ऑप्शन है 1 मई 1946 को, दूसरा है 7 मई 1947 को, तीसरा है 8 अप्रैल 1948 को, चौथा है 7 अप्रैल 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 7 अप्रैल सन 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय ही एक ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पर विचार किया गया, इसलिए WHO अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? यूनिसेफ की बात कर रहा है तो कार्यकारी निदेशक कौन है? पहला ऑप्शन है मरीतजा चान वालवर्डे, दूसरा है माइकल मिलनर, तीसरा है अमाल मुडालाली, चौथा है कैथरीन रसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 2022 को कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की 8वां कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ध्यान में रखेंगे 1 फरवरी 2022 को कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में सम्मिलित किया गया था। लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? ध्यान में रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा के नामांकन दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा है 85%, तीसरा है 90% और चौथा है 91%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। वर्तमान संदर्भों में UNFPA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन वैश्विक स्तर पर 91% है। कितना परसेंट है? 91% है।
और इसी के साथ ये आपका सेट नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, मुख्य सेविका आपका अभ्यास सेट नंबर 3 में, और उसमें हम लोग अगले 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था सेट 1 में, ये सेट सेकंड है, इसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। और नेक्स्ट सेट नंबर 3 में हम लोग 100, टोटल हम लोग 1500 सेट, यहाँ पे 1500 प्रश्नों का सेट करने वाले हैं। लेकिन उससे अधिक भी हो सकता है क्योंकि हम कुछ यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो और भी प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिलहाल 1500 आपको मान के चलना है, लेकिन 1500 से ऊपर ही प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी हो रही है। आशा करते हैं आप जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।